नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इसे आप जरूर देख लीजिए और याद कर जाइए। इसमें से अधिकतर प्रश्न कल जरूर पूछे जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लघुत्तरीय सारा प्रश्न मैं इसमें दूंगा। जैसा कि परीक्षा में पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर आधारित मैं आपको प्रश्न दूंगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव मैं 35 ही दूंगा और बाकी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी दूंगा। उन सारे प्रश्नों का उत्तर भी इसमें है, आप ध्यान से देखिए और सबको लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से अधिकतर प्रश्न कल जरूर आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे रोजाना मिलेंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर बाद में सब्जेक्टिव देखेंगे। तो खंड ए में ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको फटाफट आंसर बताते जाता हूं, आप इसको देखिएगा और याद कर जाइएगा। जिस पर कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको डील कर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा? इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ प्रथम E1 दूरी है और दूरी r दिया है और तीव्रता E1 है। दूसरा दूरी 2r है और तीव्रता E2 है। आप पूछ रहे हैं E1 बटा E2 पूछ रहा है, तो आप याद कीजिएगा इसका डिस्टेंस का व्युत्क्रम हो जाता है। E2 का डिस्टेंस 2r था, E1 का r था, तो कितना हो जाएगा 2/1, यानी 2:1 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? आपको बताना है इन दोनों का समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो विद्युत वाहक बल टोटल का योग के बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल के, तो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? तो देखिए, अगर हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3R प्राप्त होगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R/3 प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि हम इसको क्या करते हैं, इसी तीनों प्रतिरोध को यदि हम मिश्रित क्रम में संयोजित कर दें तो 2R/3 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 2R/4 कभी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ दिया गया था क्या प्राप्त नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन होगा? बी, यानी 2R/4 कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला है, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम तार का जो रेजिस्टेंस है 10 ओम दिया गया है, इसके लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया गया, तब नया प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है 10 ओम, 30 ओम, 90 ओम या 100 ओम। क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 90 ओम, यानी तिगुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंबा किया जा रहा है, ठीक है। और वहीं मोड़ा जाता ना तो 3 से भाग लग जाता है, तो 10 गुना 3 करेंगे, यानी 30 ओम आपका प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5वां, 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट सोर्स से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? आपको बल्ब की शक्ति बतानी है, तो यहाँ जो शक्ति प्राप्त होगा 250 वाट प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, यानी प्रथम नियम किस पर आधारित है और द्वितीय नियम किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो आप देख लेंगे, ऑप्शन इसमें दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, तो आवेश संवेग तो होगा ही नहीं, आवेश संरक्षण संवेग होगा नहीं। दूसरा दिया है ऊर्जा संरक्षण, आवेश ये भी नहीं होगा। संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, इन संवेग तो कभी हो नहीं सकता है। आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, यानी ये होगा, प्रथम आवेश से रिलेटेड है और दूसरा ऊर्जा से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। साथ ही यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव
उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या क्या होगी। यहाँ क्या होता है, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है तो दक्षिण ध्रुव आमतौर पर दक्षिण की तरफ ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया 1, 2, 3 या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा वो होगा 2, क्योंकि उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ है तो दक्षिण ध्रुव दक्षिण की तरफ ही होगा, अतः उदासीन बिंदु 2 प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है, वोल्टेज एलआर संयोजन के बीच होगा। एलआर संयोजन के बीच वोल्टेज क्या होगा, 50 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट या 0 वोल्ट क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 वोल्ट प्राप्त होगा, 0 वोल्ट यहाँ प्राप्त होगा। 9 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर अल्फा हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। धारा का वाटहीन घटक क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है आई कॉस अल्फा, आई साइन अल्फा, आई टेन अल्फा, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई साइन अल्फा प्राप्त होगा धारा का वाटहीन घटक। ठीक है, आई साइन अल्फा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्ति क्रमशः पीटी और पीए हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है पीटी बाई पीए, तो यहाँ पीटी बाई पीए ही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप इसको मिला लेंगे। अगला, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। दिया, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। ऑप्शन दिया है वामावर्त, दक्षिणावर्त, कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही होगा, वामावर्त होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 12 नंबर, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन है केवल चुंबक गतिशील हो तब, केवल चालक गतिशील हो तब, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो तब। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, या तो चुंबक गतिशील हो या चालक किसी के गतिशील होने पर धारा उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही होगा, डी, चालक और चुंबक के बीच गति, वहीं कोई किसी एक के गतिशील होना चाहिए। जब दोनों के बीच अपेक्षिक गति होता है ना, तब ये डी हम सी पर ही मार दिए थे, डी सही होगा। यानी आप जानते होंगे कि दो चालकों के बीच कोई अपेक्षित गति होगा तो धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डी होगा आपका आंसर। अगला, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। दिया, उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल, निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है प्रेरक कुंडली से, यानी 13 का आपका बी हो गया। 14, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है, माने कौन है जो त्वरित आवेश उत्पन्न करेगा। अल्फा कण, गामा कण, बीटा कण, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या उत्पन्न करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अगला, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। तो लेंस का अपवर्तनांक क्या है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए यहाँ अपवर्तनांक यहाँ दिया है, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि लेंस का जो अपवर्तनांक है इन्फिनिटी अनंत है, तब ऐसा हो रहा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया, यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 हो तो महत्तम प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। प्रतिबिंब का संख्या आपको बताना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया 2, 3, 5 या 6, 2, 3, 5 या 6 क्या होगा प्रतिबिंब की संख्या। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा, किस जोड़ा के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा आपको यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है पानी हवा, कांच पानी, कांच हवा या कांच और कांच। यानी क्वेश्चन था निम्न किस जोड़े के लिए क्रांति कोण का मान
न्यूनतम होगा। आपको न्यूनतम क्रांतिक कोण वाला जोड़ा चूज करना है। तो देखिए यह कांच से जब हवा में जाता है ना, कांच और हवा के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो इसके तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म पर अभिलंब रूप से आपतित होती है, प्रकाश किरण का विचलन क्या होगा? प्रकाश किरण का विचलन क्या होगा ये बताना है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। ठीक है, जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छा से उसको समझा दूंगा। ठीक है, अगला दिया -1.5 डायोप्टर और +2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? दोनों को एक साथ रखा गया तो संयोजन का फोकस दूरी क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, पहले कुल क्षमता निकालेंगे, P बराबर कर देंगे P1 प्लस P2 करेंगे तो 2.5 में से 1.5 घटेगा तो 1 बचेगा। 1 बचेगा, 1 का मतलब 1/1 करेंगे तो यानी 1 मीटर आएगा। ठीक है, 1 मीटर आपका आएगा। तो 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा सही। मैंने समझ में आया? P बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2 होता है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 ही ना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप F पूछ रहे थे, बराबर क्या होगा? 1/P, तो 1/1 करेंगे तो 1 मीटर हो गया। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला, एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 cm है, इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस का आपको फोकस दूरी बताना है। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, खगोलीय दूरबीन के सूत्र से आप हल करेंगे तो आपका फोकस दूरी 4 cm और 12 cm आएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे FO/FE क्या होता है? खगोलीय दूरबीन का क्षमता होता है। ठीक है, तो क्षमता 3 के बराबर हो जाएगा और FO + FE 16 हो जाएगा। आप दोनों कैलकुलेट करेंगे, आपका 4 cm और 12 cm आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग होगा। प्रकाश का वेग यदि v है, c है, तो संवेग क्या होगा? h/c², h/c या v/c या h/v/c क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, h/v/c। आप पढ़े होंगे E बराबर क्या होता है? h/v/c। प्लांक जब नियम पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ समीकरण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? देहली तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा ये बताना है। 540, 400, 310 या 220 क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अब देख लीजिए, ऑप्शन होगा सी सही, 310 होगा। आपका आंसर होगा 310 होगा देहली आवृत्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? इसमें कौन सा संक्रमण है जिसमें तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? n बराबर 5 से 4 तक या 4 से 3 या 3 से 2 या 2 से 1। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम सबसे होगा यहाँ 2 से 1 में। डी आपका आंसर सही होगा। अगला, एक परमाणु या आयन का मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, तो वह क्या होगा? माने न्यूनतम अवस्था में ऊर्जा इतना है तो वह क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम या लिथियम, वो क्या होगा ये बताना है। तो याद रहे, इस इतना जो ऊर्जा जो न्यूनतम अवस्था में होता है वह हीलियम का ही होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, नाभिकीय घनत्व की कोटि क्या होती है? नाभिकीय घनत्व की कोटि क्या होती है आपको बताना है। 10⁻7 kg/m³ या 10⁻17 या 10⁻24 या 10⁻27 क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻17 होगा। 10⁻17 हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद है। नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद क्या है? यहाँ देखिए एक रिएक्शन दिया गया है, बेरिलियम B+HeN, और यहाँ आपको बताना है यहाँ क्या होगा। यानी बोरान और हीलियम संयोग करके नाइट्रोजन और क्या बनाता है आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ देख लीजिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इससे तो न्यूट्रॉन ही बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा क्योंकि 4 न्यूट्रॉन ही आएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, यानी किसका तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा? हम जानते हैं ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है,
लेकिन यहाँ कहता है घटता है, तो अतिचालक है कि अर्धचालक है, विद्युतरोधी है, ये कौन है ये आपको बताना है। तो याद रहे वो अर्धचालक है जिसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला, इनमें से कौन संबंध सही है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए? ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा ये आपको बताना है। तो ट्रांजिस्टर के लिए हमेशा बीटा का मान क्या होता है? अल्फा से बड़ा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। इसका दिया है नॉन्द गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाए तो बन जाता है, तो क्या बनेगा? OR गेट, एंड गेट, नॉट गेट या एक्स OR गेट, क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो बनता है एंड गेट। ठीक है, वो बन जाएगा आपका, एक मिनट, कहता है नॉन्द गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाए। इन दोनों निवेश को क्या किया, जो भी निकलता है नॉन्द गेट को उसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तब यह क्या बनेगा ये पूछ रहा है। तो यह नॉट गेट बनेगा। सॉरी, वहाँ आपका बी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर सी होगा। नॉट गेट बनता है, दोनों को जोड़ रहा है ना। जब नॉट गेट दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो नॉन्द गेट जुटेगा तो नॉट हो जाएगा, यानी यहाँ सी होगा आपका ऑप्शन सही। और चालक डायोड में पी साइड को पृथक से एवं एन साइड को -2 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो डायोड है, वो चालन करेगा, चालन नहीं करेगा, भंजन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या है? ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या है? होल इलेक्ट्रॉन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से ट्रांजिस्टर में विद्युत का चालन होता है। अगला, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रेषण, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ग्रहण। ये तो काफ़ी आसान है, अब बढ़िया क्वेश्चन है, उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, वाहक तरंग को एक साथ अध्यारोपण करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन, अलग करने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो यहाँ मॉड्यूलेशन होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला, उपग्रह संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंग, यानी कौन सा तरंग प्रयोग होता है ये बताना है। तो आपका आंसर होगा सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होता है वो एनालॉग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। तो खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, एक ग्लास छड़ को सिल्क से रगड़ने पर दोनों ही आविष्ट हो जाता है, बताएं कि एक घटना आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। नीचे मैंने आंसर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड क्या है? यानी कार्बन कोड कहता है कलर कोड। ठीक है, कलर कोड क्या है? VVI क्वेश्चन। आप इस सारे प्रश्नों को जरूर देखेंगे। अगला है, एक चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में रहते हुए दूरी के साथ कमजोर होता जा रहा है, एक आवेश बिना विचलन के इस क्षेत्र से गुजर सकता है, कैसे? व्याख्या करें। अगला है, गर्म तार यंत्र का व्यवहार प्रत्यक्ष धारा एवं सीधी तार दोनों का मान निकालने में आता है, क्यों? अगला है, प्रत्यक्ष धारा और सीधी धारा में कौन ज़्यादा खतरनाक है, क्यों? छठा है, निम्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग को तरंगदैर्घ्य के अनुसार सजाएं। यानी हम आपको क्वेश्चन में उसको नहीं लिखे हैं, आंसर में लिख दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे सजाना है। अगला है, आकाश नीला क्यों होता है? आकाश नीला क्यों होता है? अगला, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर करना है आपको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टच करेंगे। फोटान का 4 गुण लिखें। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखें। प्रकाश विद्युत प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। हर परमाणु का मूल अवस्था एवं उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा का नाम लिखें। बोर सिद्धांत की कमियों को लिखें। नाभिकीय बलों की प्रकृति के बारे में लिखना है। धात्विक चालक और चालक कुचालक का वर्गीकरण वायु चालकता अथवा प्रतिरोधकता के आधार पर करें। इसके बाद है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन अंतर बताएं। खंड सी में लॉन्ग आएगा क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 का ही जवाब देना होता है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का गणना करें। विद्युत द्विध्रुव किस परिस्थिति में अस्थायी संतुलन को प्राप्त करेगा? अथवा होगा, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से प्रवाह धारा की गणना करें। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना करें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। अगला है, धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है?
एक अनंत लंबाई वाले सीधे तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। अगला, वस्तु तथा प्रतिरोध की दूरियों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को स्थापित करें, जबकि N1 तथा N2 अपर्तनांक वाले माध्यमों को अलग करने वाली उत्तल सतह का अपर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर गेट से प्राप्त होता है, एंड नॉट ओवर एंड क्या प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव का आंसर है, यहाँ आप देख स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। रगड़ने वहाँ क्वेश्चन था, आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन दिया गया था, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक ग्लास छड़ को सिल्क से रगड़ने पर दोनों ही आवेशित हो जाता है, बताएं कि यह घटना आवेश के नियम के अनुकूल कैसे है। ये दिया था ना, देखिए मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें जरूर, ठीक है। यहाँ देखिए, कहते रगड़ने से पूर्व ग्लास छड़ सिल्क पर आवेश का योग शून्य होता है। रगड़ने के बाद ग्लास छड़ एवं सिल्क पर आवेश का योग नेगेटिव प्लस नेगेटिव ये भी शून्य हो जाएगा, और तो यह घटना आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार है। यानी रगड़ने के पूर्व भी जीरो है, रगड़ने के बाद भी जीरो है, और तो आवेश संरक्षण इसमें संरक्षित रहता है, ठीक है। कहते हैं कार्बन प्रतिरोध, कलर कोड जो बताए थे, कार्बन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध का मान और उसके प्रतिशत विश्वसनीयता सूचित करने के लिए वर्ण कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों हमने लिख दिया, आप देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका तप्त तार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका आंसर है आप देख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, समान वोल्टेज के लिए प्रत्यावर्ती धारा सीधी धारा से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का शिखर मान सीधी धारा के वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका था विद्युत चुंबकीय तरंग और तरंग दैर्ध्य, जितने भी चुंबकीय तरंग हैं उनका तरंग दैर्ध्य क्रम से यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे। सातवां था, आकाश नीला मालूम पड़ता है क्योंकि, उसका कारण है सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सूर्य के प्रकाश का नीला अवयव लाल अवयव की तुलना में 10 गुना अधिक प्रकीर्ण होता है। नीला अवयव बैगनी अवयव की तुलना में ज़्यादा तीव्र वाला होता है, आँख के लिए ज़्यादा संवेदी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर यहाँ दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। व्यतिकरण दो काला संबंध स्रोतों से आने वाली तरंग के अध्ययन के कारण होता है, और विवर्तन की घटना एक ही तरंगार्थ से उत्पन्न द्वितीय तरंगों का अध्ययन होता है, ठीक है, अध्ययन होता है। और भी एक अंतर यहाँ है, फोटोन के 4 गुण बताएं, तो 4 गुण देखिए यहाँ लिखा गया है, आप देख लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, फोटोन की ऊर्जा ac/λ होती है, फोटोन का समय h/λ होगा, और फोटोन का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। कि धातु की सतह पर उचित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, यह था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो उसी का परिभाषा दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम है, नियम 1 नियम 2 यहाँ लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख लेंगे और थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर है 11 नंबर। मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जब उत्तेजित होता है तो इतना होगा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था हो गया, और तृतीय उत्तेजित अवस्था यह हो गया, ठीक है। बोर सिद्धांत की कमियां क्या है, यहाँ हमने लिख दिया है। तो बोर सिद्धांत का कमी है, यह सिद्धांत परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को सफलतापूर्वक नहीं समझाता है। यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। तो ये आप कमी याद करें। नाभिकीय बलों की प्रकृति क्या होती है, यहाँ लिखा गया है, आप देख लें। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी होती है, नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होते हैं, नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं, ठीक है, आप देख लेंगे। अब यहाँ वर्गीकरण किया गया, धातु भौतिक राशि हो गया, वैद्युत चालकता और प्रतिरोध, धात्विक चालकता और चालक और कुचालक, दोनों का वर्गीकरण क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ वर्गीकरण मैंने कर दिया, देख लेंगे। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में अंतर, मॉड्यूलेशन क्या अंतर भी पूछ सकता है या परिभाषा, तो परिभाषा पूछेगा तो यही आप केवल लिखेंगे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है। अगला दीर्घोत्तरीय था, यहाँ दीर्घोत्तरीय का आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बढ़िया से और इसको याद कर जाएंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ टाइप कर दिया गया है, आप देख लेंगे, ठीक है। अगला एक असंतुलित व्हीटस्टोन चित्र में दिखाया गया है, ये असंतुलित व्हीटस्टोन है, यहाँ देख लेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन आपको हमने पढ़ाया होगा,
सेम वैसे ही यहाँ फिगर हमने बनाया है जैसा आपको मैंने कॉपी में लिखवाया था। अब इसको देख लेंगे बढ़िया से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ दिया गया है। यदि बाएं हाथ अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा की अंगुली परस्पर लंबवत फैले जाए और यदि मध्य की अंगुली से धारा आई की दिशा एवं तर्जनी से चुंबकीय बल बी की दिशा निरूपित हो तो अंगूठे से चालक पर लगने वाले बल की दिशा निरूपित होती है। ठीक है, इंग्लिश में ही हमने लिख दिया है। ओआर गेट या अथवा दिया है, अथवा जो क्वेश्चन था उसका यहाँ आंसर दिया गया, उसको देख लेंगे। उसका मैंने फिगर यहाँ बना दिया है, सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और सबको एक एक एक्सप्लेन करके बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा पास होगा, इसलिए मैंने इसे बना दिया। इसको आप देख लेंगे। सबको मैंने टाइप कर दिया है, आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ गेट को नॉट गेट को समझाया गया, यहाँ ओआर गेट को समझाया गया है, और यहाँ आ जाइए एंड गेट है। ठीक है, तो इस तरह जितने भी प्रश्न हैं उनके सारे उत्तर इसमें दिए गए हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चनों को अच्छा से देख लीजिए और याद कर जाइए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।